am going to start history's next chapter, the age of industrialization. एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज़ के बारे में, फैक्ट्रीज़ के बारे में, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में, जो हमें पहले से ही पता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था इंग्लैंड में। तो इसमें लेकिन फैक्ट्रीज़ के बारे में पढ़ने से पहले हिस्टोरियंस जो हमारे हैं थोड़ा सा कंफ्यूज है। उससे पहले वाले पेज को उन्होंने एक टर्म दिया प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें जब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर को तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो हमें सबसे पहले बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले की बातों को जानना होगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को सही ढंग से समझने के लिए। तो सबसे पहला टर्म आता है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले भी इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड्स होते थे और प्रोडक्शंस भी होते थे, लेकिन फैक्ट्री से प्रोडक्शन नहीं होते थे। तो जब बिना फैक्ट्री के यूज़ के जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए प्रोडक्शन होता था, उसी फेज को, उसी टाइम को हम लोग प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन टर्म देते। इसको पहले ही समझाया जा चुका है, इसलिए इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है गिल्ड्स, मर्चेंट्स, कंट्रीसाइड प्रोड्यूसर्स। अब बात समझने की है कि बिना फैक्ट्री के इंटरनेशनल ट्रेड भी होता था और मार्केट में प्रोडक्शंस आते थे और पॉपुलेशन बढ़ने से डिमांड्स भी बढ़ रहे थे। तो उतने सारे डिमांड्स को कैसे फुलफिल किया जाता था, बिना फैक्ट्री के प्रोडक्शन कैसे करते थे। तो यहाँ एक टर्म आता है गिल्ड, जिसके बारे में बताना चाहें कि टाउन में गिल्ड्स होते थे जो प्रोडक्शन को कंट्रोल करते थे। वो क्राफ्ट्समैन को और जो क्राफ्ट्समैन होते थे और प्रोड्यूसर्स होते थे मार्केट में, उनके ऊपर उनकी मोनोपोली थी। ये इवन गवर्नमेंट से भी उन्होंने मोनोपोली राइट ले ली थी कि ट्रेड को वो मार्केट में पूरा कंट्रोल करेंगे। प्रोडक्शन कैसे प्रोडक्शन होगा, कौन प्रोडक्शन करेगा और प्रोडक्शन का प्राइस क्या होगा मार्केट में, सब कुछ वो कंट्रोल करते थे। लेकिन वो दूसरे मर्चेंट्स को एंट्री नहीं करने देते थे मार्केट में, और क्योंकि उनकी मोनोपोली हो गई थी। और टाउन्स के प्रोडक्शन में अब दूसरे मर्चेंट्स थे जो प्रोडक्शन करवाना चाहते थे, तो उन्होंने वो मूव कर गए कंट्री साइड की तरफ। कंट्री साइड में पीजेंट्स थे, आर्टिशंस थे, जो ऐसे उस समय आप लोग पहले ही पढ़ चुके थे फॉरेस्ट चैप्टर में कि उस समय क्या हुआ था, ज़मीन छीन ली जाने लगी थी और जो जंगलों में रहते थे, लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे, उनके लिए भी रहने की जगह नहीं थी। तो वो छोटे कंट्री साइड में छोटी ज़मीन पे रहते थे। तो उनके पास लैंड भी बहुत कम थी, तो उससे उस पर खेती करने से उनका गुजारा नहीं हो पाता था। तो इसलिए जब टाउन से मर्चेंट्स आए प्रोडक्शन के लिए एडवांस लेकर के, तो उन्होंने बहुत खुश होकर उसको एक्सेप्ट कर लिया और प्रोडक्शन का काम भी उन्होंने करना मान लिया, अग्री कर गए वो उस पर। क्या होता था कि घर बैठे प्रोडक्शन करते थे, एडवांस भी मिल जाता था और घर बैठे पास में जो ज़मीन है उस पर खेती भी हो जाती थी, और घर के जितने मेंबर्स थे सबको प्रोडक्शन के काम में लगा देते थे, तो सब एम्प्लॉयड हो जाते थे। और इस तरह से जो मर्चेंट्स थे वो करीब प्रोडक्शन का काम तो कितने स्टेप्स में होता है, जैसे स्टेपलर करना, फुलर करना और फिनिशिंग होती थी। मेन टेक्सटाइल का काम ही होता था ज़्यादातर, तो फिनिशिंग का काम लंदन में होता था। लेकिन उसके पहले के जितने भी स्टेप्स होते थे प्रोडक्शन के, वो कंट्री साइड में ये मर्चेंट्स करवाते थे, जिससे उनका भी गुजारा अच्छी तरह से होने लगा, उनकी इनकम बढ़ गई। और जब प्रोडक्शन हो जाता था तो मर्चेंट्स कलेक्ट करके लंदन में ले जाकर उसकी फिनिशिंग करवाते थे और फिर मार्केट में उसको बेचते थे। तो इस तरह से वो गिल्ड से भी उनका कोई वास्ता नहीं होता था, कंट्री साइड में प्रोडक्शन होता था। तो यहाँ पहली बात आपने समझी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। फैक्ट्री के पहले जो प्रोडक्शन होता था उस फेज को कहते थे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेकेंड, गिल्ड्स के बारे में आप लोग पढ़े, मर्चेंट्स के बारे में जाने, जो कंट्री साइड जाकर छोटे छोटे किसान जो थे, पेजेंट्स थे, गरीब जो थे, उससे प्रोडक्शन का काम करवाते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो है 1.1, द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्रीज। अब हम जानेंगे कि जब फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो गई इंग्लैंड में तो किस तरह से प्रोडक्शन का काम होता था। तो फैक्ट्रीज तो 1730s तक ही आ गए थे इंग्लैंड में, लेकिन लेट 18th सेंचुरी तक फैक्ट्रीज के नंबर्स जो थे वो मल्टीप्लाई होने लगे। मीन्स फैक्ट्रीज के नंबर्स लेट 18th सेंचुरी तक बढ़े और 19th सेंचुरी के शुरुआत आने तक बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी। अब उसी के बारे में हम जानेंगे। सेकेंड इसमें है पॉइंट इसी 1.1 पॉइंट में कि फर्स्ट जब फैक्ट्री सेटअप हुई तो सबसे पहले मॉडर्न एरा का सबसे पहला प्रोडक्शन था
कॉटन का। तो न्यू एरा का फर्स्ट प्रोडक्शन था कॉटन, और कॉटन के ही फैक्ट्री सेटअप हुए थे। और उसके बाद आया था आयरन और स्टील। तो जब इंग्लैंड में रेलवे लाइंस बिछने लगी, कॉलोनीज में भी इंग्लैंड में रेलवे लाइंस बिछे थे 1840s के करीब, और कॉलोनीज जहाँ उन्होंने बनाए थे वहाँ 1860 के करीब रेलवे लाइंस बिछने लगी। तो रेलवे लाइंस का एक्सपेंशन होने लगा, और इनकी कॉलोनीज भी बहुत जगह थी, तो रेलवे लाइन बिछाने की जरूरत थी आने जाने के लिए। तो इसलिए आयरन और स्टील की भी डिमांड बढ़ी। तो डिमांड बढ़ने से आयरन और सेकेंड जो था वो मेटल की फैक्ट्री सेटअप हुई, जो थी आयरन और स्टील की। लेकिन सबसे पहला फैक्ट्री जो था कॉटन का ही था। हाँ, कॉटन की जो फैक्ट्री थी वो बूम करे, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड, प्रोडक्शन काफ़ी एक्सपैंड होने लगा। इससे समझ में आता है कि 1760 में ब्रिटेन ने इंपोर्ट किया था 2.5 मिलियन पाउंड्स रॉ कॉटन इंपोर्ट किया था अपने फैक्ट्रीज के कॉटन प्रोडक्शन के जो नीड्स थी उसको फुलफिल करने के लिए, क्योंकि रॉ कॉटन तो चाहिए ही चाहिए। और वही 1787 में ये बढ़कर हो गया 22 मिलियन पाउंड्स, यानी कि प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ रहा था, मार्केट में डिमांड थी। तो कॉटन की जो फैक्ट्री थी वो जो उसमें एक तरह की क्रांति आ गई थी। रीज़न थे, अब इतना प्रोडक्शन बढ़ने के कुछ रीजंस भी थे, उसको भी जानना होगा। रीजंस ये थे कि 18th सेंचुरी में जो बहुत सारे इन्वेंशन हुआ जिससे प्रोडक्शन की एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ी, एक पर वर्कर प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा। एक वर्कर अब मशीन को यूज़ करके ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता था। दूसरी बात ये भी थी कि जब फैक्ट्री सेटअप हुए तो एक ही छत के नीचे जितने भी स्टेप्स होते थे प्रोडक्शन के, जैसे स्टेपल करना, फुलर करना और फिर स्पिनिंग करना, इस और जान ही रहे हैं आपकी टेक्सटाइल कॉटन इंडस्ट्री है तो वहाँ पे यही सब काम होगा। तो हर स्टेप एक ही छत के नीचे हो जाता था, और उसको काफ़ी केयरफुली सुपरवाइज करना आसान हो गया था, जिससे काम भी आसान हो गया, ज़्यादा इधर उधर करना भी नहीं पड़ता था। एक ही छत के नीचे, एक ही फैक्ट्री के अंदर ये सारे काम हो रहे थे, प्रोडक्शन के काम, और जिससे प्रोडक्शन के नंबर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई। इसके बाद एक और रीज़न था कि रिचर्ड आर्कराइट ने कॉटन मिल भी सेटअप की थी इंग्लैंड में, और एक ही छत के नीचे जो प्रोडक्शन का काम होने लगा तो इससे कॉटन का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा। तो इसको आप लोगों को याद रखना होगा, 5 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कॉटन की इंडस्ट्री किस तरह से राइज कर रही थी इंग्लैंड में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, सेकंड 1.2, जो कि फर्स्ट पॉइंट का लास्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग अभी तक पढ़े प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, गिल्ड्स के बारे में पढ़े, मर्चेंट्स के बारे में पढ़े, कंट्री साइड वर्कर्स के बारे में पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़े कॉटन इंडस्ट्री किस तरह से राइज कर रही थी। सेकेंड फेज जो है, हाँ, ये इंडस्ट्री तो थी कॉटन की इंडस्ट्री, उसके बाद मेटल्स की इंडस्ट्री भी आ गई। लेकिन ये पॉइंट समझने वाला है, द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, इंडस्ट्रियल चेंज किस तरह से हो रहा था, उसमें आपको 4 फेजेस समझने होंगे कि किस तरह का इंडस्ट्रियल चेंज हो रहा था। तो पहला फेज है लीडिंग सेक्टर। लीडिंग सेक्टर जो अभी हम पहले ही बताया कि कॉटन जो था लीडिंग सेक्टर था इंडस्ट्रीज का। सबसे पहला इंडस्ट्री कॉटन का ही सेटअप हुआ था। 1840s तक कॉटन की फैक्ट्रीज थी इंग्लैंड में, लेकिन उसके बाद जब 1840s में इंग्लैंड में रेलवे लाइन्स बिछने लगी और 1860 में कॉलोनीज में रेलवे लाइन्स बिछने लगी, तो मेटल्स की भी इंडस्ट्रीज सेटअप हुई। तो यहाँ बस पहले फेज में आपको ये समझना है कि कॉटन की इंडस्ट्रीज थी 1840s तक, उसके बाद मेटल की इंडस्ट्रीज भी सेटअप हुई। सेकेंड फेज में समझना है आपको कि इंडस्ट्रियल चेंजेस तो हो रहे थे, प्रोडक्शन का जो प्रोड्यूस था वो भी चेंज हो रहा था, आगे बढ़ रहा था। कॉटन था, उसके बाद मेटल्स भी आ गए। तो जो न्यू इंडस्ट्री जो थी, ये बात बहुत समझने वाली कि नई इंडस्ट्री जो सेटअप हुई वो पुरानी इंडस्ट्रीज को जल्दी उसका स्थान नहीं ले पाई। क्यों? क्योंकि अब 2 ही चीज़ों की फैक्ट्री थी, कॉटन की और आयरन और स्टील की। लेकिन हमारे डेली यूज़ में तो बहुत सारी चीज़ें यूज़ में आती हैं जिसकी डिमांड होती है मार्केट में, तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो फैक्ट्री से बनाना संभव नहीं थी। कुछ चीज़ें ऐसे थी जो क्राफ्टमैन ही बना सकते थे, कुछ स्पेशल कारीगर ही बना सकते थे। तो इसलिए क्या था कि बहुत आसानी से इंडस्ट्री जो थी वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का जगह नहीं ले पाई। बस कॉटन और मेटल्स की इंडस्ट्रीज थी, बाकी चीज़ों को हाथ से ही बनाया जाता था।
इसी बात से ये समझा जा सकता है कि लेस देन जितने भी वर्क फोर्स थे इंग्लैंड में, उसके 20% से भी कम वर्कर्स जो थे वो फैक्ट्री में काम कर रहे थे। यानी बाकी वर्कर्स तो बाहर ही थे, वो अपना काम कर रहे थे और प्रोडक्शन हो रहा था। बहुत सारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थे, जिस ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो थे जिसका जो प्रोडक्शन था उसको फैक्ट्री में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता था। जैसे अब बिल्डिंग का काम हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, पॉटरी का काम हो गया, जो पॉट्स बनते हैं वो तो हाथ से ही बनाए जाएंगे डिफरेंट डिज़ाइन के, और फैक्ट्री में मशीन का काम होता है तो मशीन तो एक ही डिज़ाइन की चीज़ें बनाती हैं, उसमें यूनिकनेस नहीं रहता है। ग्लास वर्क हो गया, ग्लास पर जो पेंटिंग होती है, ग्लास की जो चीज़ें बनती हैं। उसके बाद हो गया मेकिंग फर्नीचर्स जो होते थे घर में, जो हर घर में होता ही है फर्नीचर, तो फर्नीचर्स जो होते थे वो भी हाथ से ही बनाए जाते थे। प्रोडक्शन ऑफ these productions were not replaced by industries। ये आपको समझना है थर्ड पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट में आपने जाना कि कॉटन के बाद मेटल्स की इंडस्ट्री सेटअप हुई। सेकंड पॉइंट में आपने जाना कि नई इंडस्ट्री जो थी वो जल्दी जगह नहीं ले पाई पुरानी इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स 20% से भी कम वर्कर्स थे फैक्ट्री में, बाकी सारे वर्कर्स बाहर ही काम कर रहे थे। थर्ड पॉइंट में आपने जाना कि ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज थी वो रिप्लेस नहीं हो पा रही थी फैक्ट्रीज से, या न्यू टेक्नोलॉजी से कह सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हो रहे थे उसका प्रोग्रेस बहुत ही धीमा था। ये समझना है आपको, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वर राइजिंग वेरी स्लोली एंड न्यू टेक्नोलॉजी। अब इसका कारण क्या है? अब ये जो नई टेक्नोलॉजी आई थी, मशीन जो आए थे, उसके बाद इंग्लैंड में स्टीम इंजन का भी इन्वेंशन हुआ था। ये जेम्स वाट ने इम्प्रूव किया था स्टीम इंजन को, जो बनाया गया था उनके फ्रेंड मैथ्यू बोल्टन के द्वारा 1781 में। नहीं, न्यूकमैन ने 1781 में बनाया था स्टीम इंजन, जिसको पेटेंट किया था जेम्स वाट ने। बाद में और भी मशीनें मैन्युफैक्चर्ड हुई और मार्केट में आई स्टीम इंजन की, इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी वाली स्टीम इंजन वाली मशीन आई। लेकिन हम यहाँ एक डेटा से समझ सकते हैं कि 321 से ज़्यादा स्टीम इंजन वाले मशीन जो थे, स्टीम पावर से चलने वाले जो मशीन थे, 321 से ज़्यादा पूरे इंग्लैंड में नहीं सेटअप हो पाए थे। अब इसका कारण ये था कि न्यू टेक्नोलॉजी की मशीनें थी, ये मार्केट में आई थी और बहुत महंगी थी, और इसको खरीद के जब प्रोड्यूसर जो थे फैक्ट्री में सेटअप भी करते थे तो उनको कहीं ना कहीं डाउट होता था कि अगर ये ख़राब हो गया तो इसको फिर से रिपेयरिंग कैसे करवाएंगे। ये काफ़ी खर्चीला, एक्सपेंसिव हो गया था। एक बार ख़राब हो तो इसकी रिपेयरिंग होगी कि नहीं। हालांकि मैन्युफैक्चरर्स ने उसकी क्वालिटी को लेकर पूरा गारंटी भी दी थी, लेकिन कई बार ये गारंटी सही साबित नहीं हुआ। एक बार ख़राब होने के बाद बनना मुश्किल होता था, तो इसलिए बहुत सोच समझकर फैक्ट्रीज में मशीन को इम्प्लीमेंट किया जाता था। तो इस तरह से हमने समझा दूसरा पॉइंट 1.2 द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। इस तरह से इंडस्ट्रियल चेंज हो रहा था, और इसके बाद हम लोग सेकेंड पॉइंट को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।